अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, मधुमिता शुक्ला हत्याकांड की गूंज उत्तर प्रदेश में 20 साल के बाद फिर सुनाई दे रही है। बलात्कार और हत्या का मुजरिम और उसकी पत्नी जो खुद भी मुजरिम है, दोनों रिहा कर दिए गए। मधुमिता शुक्ला के हत्यारे अब आजाद हैं। ये कोई सामान्य घटनाक्रम नहीं था बहनों भाइयों, इसने उत्तर प्रदेश की पूरी राजनीति को पलट कर रख दिया था और अपने दौर का सबसे चर्चित हत्याकांड था। और यह हत्या किसी और ने नहीं, तत्कालीन मंत्री और माफिया अमरमणि त्रिपाठी और उसकी पत्नी मधुमणि त्रिपाठी ने कराई थी, वो भी एक कवयित्री मधुमिता शुक्ला की। आज दोनों आजाद हैं। सुप्रीम कोर्ट ने रिहाई पर कोई रोक नहीं लगाई। गवर्नर और यूपी सरकार ने मंजूरी दे दी है और अब अमरमणि और उसकी पत्नी जेल की सलाखों से बाहर हैं, अस्पताल में एडमिट हैं। हालांकि सज़ा उन्होंने कभी नहीं भोगी, वो अस्पताल में ही अधिकांश वक्त उन्होंने गुजारा है। लेकिन अमरमणि के आज़ाद होने के बाद अब एक नए सिरे से बहस शुरू हो चुकी है। हम इस डिबेट को आज आगे बढ़ाएंगे। बहनों भाइयों, अमरमणि त्रिपाठी आज़ाद हो गया है। अमरमणि त्रिपाठी ने और उसकी पत्नी ने वर्ष 2003 महीना था मई का, तारीख थी 9। मधुमिता शुक्ला एक उभरती हुई कवयित्री, वीर रस की कविता गाने वाली एक लड़की, लखीमपुर खीरी जैसे छोटे जिले से आई एक कवयित्री जो अपना करियर, अपनी जिंदगी, अपने प्रेम को आगे बढ़ाना चाहती थी। उसकी हत्या कर दी गई लखनऊ में दिन दहाड़े गोली मारकर। बहनों भाइयों, यह घटनाक्रम ऐसा है जो कई बार यह दिखाता है कि राजनीति किस तरह से हर पॉलिटिकल पार्टी पर हावी है कि वो हर तरह के अपराधियों और माफियाओं को संरक्षण देती है। 2003 में जब यह हत्याकांड हुआ, 24 घंटे तक किसी को एहसास नहीं हुआ, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट और कुछ खोजी पत्रकारों ने, लखनऊ के चुनिंदा क्राइम रिपोर्टर्स ने अमरमणि त्रिपाठी को बेनकाब कर दिया। यह हत्यारा है, मर्डर किया है और इसकी पत्नी भी बराबर की शरीक। 5 लोगों को सजा हुई। 2003 में जब यह घटनाक्रम हुआ तो कई सरकारें इसको कवर अप करने में लगी थी, लेकिन फाइनली किसी तरह यह मामला जब सीबीआई के हाथ गया, तब जाकर हत्यारा और उसकी पत्नी अरेस्ट हुए। बहनों भाइयों, 100 से अधिक गवाह इस केस में पलट गए, लेकिन सीबीआई ने काबिल तारीफ इन्वेस्टिगेशन की और इंश्योर किया कि अमरमणि त्रिपाठी, उसकी पत्नी मधुमणि त्रिपाठी और उसके 3 सहयोगियों को सजा हो, और हुई आजीवन कारावास। लेकिन 20 साल जेल में गुजारने के बाद अब यह हत्यारा आजाद है, सजा याफ्ता है, इसलिए अब चुनाव नहीं लड़ सकता, लेकिन अब यह खुली हवा में सांस लेगा। मधुमिता शुक्ला और उनका परिवार पूरी तरह से बिखर चुका है, टूट चुका है, वो तबाह और बर्बाद हो चुके हैं, उनके पास कुछ नहीं बचा। आज अंतिम उम्मीद लेकर वो सुप्रीम कोर्ट गए थे कि शायद इसकी रिहाई टल जाए, लेकिन नहीं टली बहनों भाइयों, अब ये आजाद है। और यह भी एक फैक्ट है कि अमरमणि त्रिपाठी और मधुमणि ने अपनी सजा का अधिकांश वक्त जेल में बिताया, अस्पताल में बिताया, और यह अभी भी अस्पताल में है। तो क्या हुआ? क्या इन्हें सजा मिली? नैतिकता क्या कहती है? कानून क्या कहता है? संवेदनशीलता क्या कहती है? और इंसाफ क्या कहता है? इनके सभी पहलू पर हमें बहस करनी चाहिए, क्योंकि अमरमणि त्रिपाठी जैसे माफिया अपराधी, सजा याफ्ता हत्यारे समाज के भीतर अब खुली हवा में सांस लेंगे। कानून है, उन्होंने अपनी सजा भोग ली, अब उनको दोबारा अरेस्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट में है। तो क्या उम्र कैद का मतलब क्या है? 12 साल, 16 साल, 10 साल, 20 साल, या उम्र कैद मतलब जब तक जीवित हैं तब तक? इस पर बहस होनी चाहिए। हालांकि कुछ इस पर सेटल्ड कानून हैं, लेकिन प्रदेश सरकार भी जब मामला सुप्रीम कोर्ट में था तो देर रात इसकी रिहाई के आदेश जारी कर दिए। अब वो आज़ाद है, जेलर ने परवाना भी जारी कर दिया, अब वो न्यायिक अभिरक्षा खत्म हो चुकी है। इस मामले में किसकी क्या भूमिका रही है, और क्या अभी भी कुछ लोग अमरमणि त्रिपाठी की मदद कर रहे हैं? और ये ऐसा अपराधी रहा है बहनों भाइयों जो सभी दलों में रहा है। कांग्रेस तोड़कर बनाई, बीएसपी में भी गए, सपा में भी गया, भारतीय जनता पार्टी को दूर से मदद की, और बेटे ने भी निर्दलीय रहा, लेकिन खुली मदद बीजेपी की करता रहा है। यानी किसी पार्टी को जिसके पास सत्ता में रही है,
अमरमणि त्रिपाठी और उसका परिवार चाकरी करने में कभी पीछे नहीं हटा और यहीं से इनका शुरू होता है राजनीतिक सफर। और 2007 में जब सजा हुई तो इसका राजनीतिक सफर माना जा रहा था कि खत्म हो जाएगा, लेकिन महाराजगंज में आज भी अमरमणि त्रिपाठी का खासा दबदबा है। खुद भी निर्दलीय जीता था जब जेल में था और इसका बेटा भी निर्दलीय जीता था जब ये खुद जेल में था। बेटे ने भी वही कांड कर रखा है जो पिता ने किया हुआ है, अपनी पत्नी की हत्या कर दी। सीबीआई जांच हुई, उसमें केस आज भी चल रहा है। कहने का तात्पर्य यह है कि सिस्टम में वो कौन से लोग हैं जो ऐसे अपराधियों की मदद करते हैं और ऐसे अपराधी क्या खुली हवा में सांस लेने चाहिए। हमारी मॉरलिटी क्या कहती है, सोसाइटी क्या कहती है और उस परिवार पर क्या बीत रही होगी। बहन भाइयों, एक बार सोच कर देखिए, कलेजा कांप जाएगा, आंख से आंसू आ जाएंगे। एक गरीब परिवार किस उत्पीड़न के दौर से गुजरा होगा, जहां 100 के आसपास गवाह बयान पलट चुके हों, वहां परिवार खड़ा कैसे रहा। बहनों भाइयों, ये मतलब उस परिवार के लिए भी गर्व का क्षण था जब सजा हुई, लेकिन आज वो खून के आंसू रो रहे हैं जब ये हत्यारा और उसकी पत्नी दोनों छूट गए। व्हाट नेक्स्ट? अमरमणि अब क्या करेगा? वैसे चुनाव तो नहीं लड़ सकता, लेकिन पर्दे के पीछे वो बहुत बड़े खेल करेगा। अब ये देखना पड़ेगा कि आने वाले वक्त में अमरमणि त्रिपाठी की भूमिका क्या होगी उत्तर प्रदेश की राजनीति में। वैसे पहले जैसे एक्टिवनेस रहेगी या नहीं रहेगी। और ये वो दौर था जब बड़े बड़े माफिया उत्तर प्रदेश की राजनीति को कंट्रोल करते थे। उन माफिया में कुछ सफ़ेदपोश हो गए हैं, कुछ जेल काट रहे हैं, 2 उसमें से मर गए हैं या मार दिए गए हैं। कुछ बयान सुने आप, आज की डिबेट आगे बढ़ाएंगे। हम लोग 20 वर्षों से इसके लिए तरस रहे थे, अपने माँ बाप के लिए तरस रहे थे। आज वो घड़ी आई है, हमारा पूरा परिवार, सभी लोग बहुत खुश हैं, अत्यंत खुश हैं। इस खुशी को बयान नहीं किया जा सकता। मन तो करता है जान ले लें अपनी, क्योंकि 20 साल मेरे बर्बाद ही हो गए, कुछ बचा है नहीं खास मेरे पास। एक केस ही था, केस ही लड़ा करते थे। लोग पूछते थे क्या करते हो, तो कहते थे मधुमिता केस लड़ते हैं और कोई काम नहीं है मेरे पास। और वो भी आज मकसद मेरा खत्म हो गया। तो सब कुछ छीन लिया सरकार ने हमसे। अगर 8 हफ्ते बच जाएंगे तो केस ही लड़ेंगे और तो कोई काम है नहीं मेरे पास। बहनों भाइयों, इस डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। मेरे साथ इस वक्त सीधे निधि शुक्ला, मधुमिता शुक्ला की बहन, जिन्होंने बहुत लंबी इंसाफ की लड़ाई लड़ी और अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। उनका पूरा परिवार तबाह और बर्बाद हो गया इस दरिंदे को सज़ा दिलाने के लिए। अब जब सज़ा हो गई, 20 साल बाद ये छूट गया है। निधि शुक्ला इस वक्त मेरे साथ सीधे मौजूद हैं। निधि जी, आपकी तकलीफ देखकर मुझे बहुत दुख है, लेकिन जब ये आपको पता चला और आप कोर्ट भी गई, वहाँ रिलीफ भी नहीं मिली। अब आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अमरमणि त्रिपाठी जिसने आपकी बहन की हत्या की, मधुमणि त्रिपाठी जिसने आपकी बहन की हत्या में शामिल थी, ये सब आज़ाद हैं, ये छूट गए हैं, ये रिहा हैं। मैं आपके कमेंट से जानना चाहता हूँ। मैं आपको बताऊं कि जो अपराध का तांडव चल रहा है इस समय, एक अपराधी खुलेआम छोड़ा जा रहा है। मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है, क्योंकि 2 महीने से संबंधित लोगों को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, गवर्नर साहब को, उनको भ्रमित किया गया है। गवर्नर साहब को, जितने भी प्रमुख सचिव गृह, जो भी संबंधित लोग हैं जिनसे रिपोर्ट मांगी जाती है, कुछ तमाम ऐसे लोग हैं, भ्रष्ट अधिकारी हैं, जिन्होंने गलत रिपोर्टें बनाई है और महामहिम को गुमराह किया है। लेकिन सवाल इस बात का हमारी ये समझ में नहीं आ रहा है कि जो 2 महीने से हम सबूत के साथ जो चिट्ठियां लगातार भेज रहे थे, और हमने ये भी बताया था कि उसमें सुप्रीम कोर्ट में इसी महीने सुनवाई भी है, हमने ये भी बताया था, लेकिन उन सब चीजों को सोचा नहीं गया, देखा नहीं गया और अमरमणि की रिहाई कर दी। क्या आपने राज्यपाल से समय मांगा था मिलने के लिए? एक बार नहीं मांगा, कई बार मांगा। जब समय नहीं मिला तो उसके बाद फिर मैंने तमाम चिट्ठियां भेजी, मेल भेजे, जिसमें हमने कहा कि हमें समय दे दीजिए और अमरमणि की सजा के जो माफी के लिए वो आया है, वो लोगों को भ्रमित कर रहा है। मेरे पास पुख्ता सबूत है जो ये साबित करते हैं कि अमरमणि त्रिपाठी और मधुमणि त्रिपाठी 2012 से 2023 तक कभी जेल गए ही नहीं। तो ये सारे सबूत थे, लेकिन वो सब
किसी ने देखे ही नहीं। और सबसे अफसोस और दुख की बात यह है कि 20 वर्षों का मेरा जो संघर्ष था, उसमें किसी ने मेरा पक्ष सुनना भी नहीं चाहा, मेरे कागजों को पढ़ना भी मुनासिब नहीं समझा, जबकि वो सारे सरकारी कागज मैंने बड़ी मेहनत से इकट्ठा किए थे और वो हमने सबको भेजे थे, लेकिन उनको सबको देखा नहीं गया। अमर अब जब ये 20 सालों से ज़्यादा के वक्त से निधि जी आप ये लड़ाई लड़ रही हैं, मैं आप जानना चाहता हूं कि आप खुद कैसी हैं और आपका परिवार कैसा है। एक बार फिर से बोलिए। मैं जानना चाहता हूं कि 20 साल तक आपने ये बड़ी लड़ाई लड़ी, अब आप और आपका परिवार कैसा है। देखिए, लड़ाई में 20 वर्ष बहुत होते हैं, लेकिन फिर भी हम अमरमणि को सजा न दिला पाए। सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ मिला था, लेकिन आधा अधूरा उसको हम इसलिए हमेशा कहते हैं क्योंकि राज्य सरकारें कभी उस कानून को जो उस उम्र थी, कभी भी वो अमरमणि को जेल भेजी नहीं पाई, उत्तराखंड भेजी नहीं पाई। 12 वर्ष तक हमने सबको चिट्ठी पत्री सबकी लिखी, लेकिन जब कुछ नहीं हुआ, मजबूर होकर हम सुप्रीम कोर्ट की शरण में गए। तो जैसे मुझे लग रहा है सब कुछ खत्म हो गया। अगर उत्तर प्रदेश में थोड़ी सी भी किसी में इंसानियत बची है, मेरे कहने पर नहीं, जो ये सबूत है मेरे पास, उन पे कोई निगाह डाल ले, जो सबके पास हमने भेज भी दिए हैं कि अमरमणि जेल नहीं गया है, उसकी रिहाई गलत है, उसकी रिहाई पर रोक लगा दी जाए। वरना अच्छा, और मुझे अब देखिए, अमरमणि के पास बहुत बड़ी राजनीतिक शक्ति है। अब मुझे सिर्फ उम्मीद सुप्रीम कोर्ट से है और राहुल जी से मेरा एक निवेदन है कि कृपया मेरा साथ दे। मैं अब इस लड़ाई में बिल्कुल अकेली पड़ गई हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ। मेरी जान को भी बहुत खतरा है। आपको यकीन नहीं होगा, जूम मीटिंग इसलिए हम जूम से इसलिए आपके पास आ रहे हैं क्योंकि हम स्टूडियो आप लोगों के किस तरीके से पहुंचे। 6 कॉल मेरे पास आ चुकी है धमकी की। अभी भी अलग अलग आपको नंबरों से धमकी की लोग कॉल्स फोन आ कर रही रहे हैं? हैं, उनकी सीटी रहे हैं। आपको धमकी भरे फोन आ रहे हैं? आपको 6 धमकी फोन भरे मेरे फोन आ रहे पास हैं? आ चुके हैं। 6 फोन आ चुके हैं दोपहर से लेके अभी तक। 6 फोन आ चुके हैं अलग अलग नंबरों से। आपको धमकाया और डराया जा और रहा है, आपने किसी से शिकायत की है इसकी? 8 हफ्ते बहुत होते हैं। 8 हफ्ते अगर हम जिंदा बचेंगे तब तो ये लड़ाई जारी रखेंगे, अन्यथा देखिए क्या होता है। मेरी आपके समाचार के माध्यम से अब सिर्फ एक इंसान से हम गुजारिश कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, राहुल जी से, कि वो मुझे अब इंसाफ दिला दे, न्याय दिला दे मुझे। उन तक मेरी ये प्रार्थना पहुंचा दीजिए। निधि जी, राहुल मैं जी आपसे से एक सवाल करना मेरा चाहता हूं। निवेदन मैं है। उम्मीद करता हूं मेरी आवाज पहुंच रही होगी। एक मेरा एक सवाल है आपसे। जब कल देर रात आपने सुना कि अमरमणि त्रिपाठी और मधुमणि रिहा हो रहा है, पहला रिएक्शन आपकी फैमिली में और आपके संघर्षों को लेकर और आपकी इस मेहनत को लेकर क्या रहा? आपके मन में क्या प्रश्न आए कि ऐसा क्यों हो रहा है? जैसे ही हमने सुना, मुझे ऐसा लगा सब कुछ मेरा खत्म हो गया है, सब कुछ खत्म हो गया। क्योंकि ना मैंने जिंदगी में नौकरी करी, ना अपना भविष्य देखा, ना अपनी उम्र देखी, कुछ भी नहीं देखा। हमने सिर्फ किया तो किया, सिर्फ इतना किया कि हमने निर्मिता केस की पैरवी करी। और हम किसी से नाजायज मांग नहीं कर रहे थे, जायज मांग थी हमारी कि अमरमणि मधुमणि ने मेरी बहन की हत्या करी है। और सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सीबीसीआईडी, सीबीआई सभी ने अमरमणि को दोषी माना है। और सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा कि सजा इसको उम्र कैद दी जाए, तो वही सजा कि हमने सोचा कि सजा अब अमरमणि काटेगा। मुझे ऐसा लग रहा है मेरा सब कुछ खत्म हो गया, ना जान बचेगी, ना इंसाफ मिलेगा। ईश्वर आप जाने मेरे जीवन का अब क्या आपको होगा। और आपके मुझे ऐसा परिवार लग को रहा है किसी हमारा तरह की सुरक्षा इस वक्त मिली हुई है या नहीं? आंसू नहीं रुक रहे, मैं बहुत परेशान हूँ। मैं आपका दुख समझ सकता हूं, लेकिन क्या आप लोगों को कोई सुरक्षा मिली हुई है? आपको कोई पुलिस सिक्योरिटी है? हाँ, सुरक्षा है हमारे पास। लेकिन एक बात बताएं, अमरमणि वो अब हमको केस के सिलसिले में जाना आना पड़ेगा। और अमरमणि के हौसले बहुत बुलंद है क्योंकि उसको तमाम अधिकारियों का और राजनीतिक संरक्षण उसको प्राप्त है। उसके हौसले बहुत बुलंद है। तो
किस तरह बचेंगे, क्या करेंगे? अधिकारी कुछ मिले हुए हैं अमरमणि से, इस हत्याकांड जान में बचेगी, कौन सा षड्यंत्र जो रचा 9 मई जाएगा, की क्या घटना है होगा, 2003 से कुछ लेकर पता अब नहीं। तक, वो ऐसा कौन सा क्षण था जब आप लोगों ने इतना संघर्ष किया, आपके परिवार ने इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी? वो कौन से ऐसे क्षण थे जब आपको लड़ा कि ये लड़ाई हाथ से जा रही है, उसके बाद आप लोग जीतने में कामयाब रहे और इसको सजा हुई? 50 बार ऐसा लगा कि अब कुछ नहीं हो पाएगा, 50 बार ऐसा लगा, हिम्मत टूटने लगी। फिर मधुमिता का चेहरा याद आया जिसपे इसने गोली मारी थी, जो षड्यंत्र किया था। जब उसकी याद आ जाती थी, फिर दौड़ने लगते थे, चलने लगते थे, मेहनत करने लगते थे। हमने आज तक ऐसा कोई दरवाजा नहीं छोड़ा जहां हमने अपने इंसाफ की मांग ना करी हो। लेकिन 12 वर्षों से मैं बहुत निराश हूँ, और इसी निराशा के चलते हम सुप्रीम कोर्ट की शरण में चले गए। 12 वर्ष से हमारी उत्तर प्रदेश में किसी ने नहीं सुनी कि अब उत्तराखंड का कैदी माननीय मुख्यमंत्री जी के गृह जनपद गोरखपुर में बाबा राघव दास में 12 साल से रह रहा है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये सरकारी कागज कह रहे हैं, जो कि ये बयान कर रहे हैं बाकायदा तारीख सहित कि अमरमणि जेल गया ही नहीं। कौन सा अच्छा चाल चलन बताया गया है? हिम्मत तो मेरी बिल्कुल टूट सी रही है, क्योंकि जिंदगी का भी बहुत खतरा है। मुझे अपनी जान का इतना भय नहीं, तमाम हमारे जो परिवार के लोग हैं, अपने हैं, वो कह रहे हैं कि हमने तुमसे मना किया था कि तुम इतने खतरनाक आदमी से मत लड़ाई लो। अब देखो क्या होता है, जिंदा बचना तो आगे लड़ाई लड़ना। लेकिन मेरा यही कहना है कि जब तक मेरी सांस है तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। अब जब अब पूरी अमरमणि और जिंदगी उसकी तो आधी से पत्नी ज्यादा रिहा हो जिंदगी गए हमारी हैं चली दोनों, गई। आप अपनी बहन तो मधुमिता बाकी शुक्ला को किस तरह से याद करती हैं? आज अपनी बहन को, आप मधुमिता को किस तरह से याद करती हैं? मधुमिता से हम यही कह सकते हैं कि हमने बेटा पूरी मेहनत करी, कोशिश करी, हमारी कोशिश में कोई कमी नहीं थी। हमने सब कुछ किया, अपना भविष्य, अपनी जिंदगी कुछ नहीं देखा, लेकिन फिर भी हम तुमको इंसाफ नहीं दिला पाए। हम उससे माफी ही मांग रहे हैं। 20 साल की हमारी छोटी सी बहन थी, राष्ट्रीय कवित्री थी, उसको इस देश में इंसाफ नहीं दिला पाए। हम बस उसको इसी तरीके से उससे क्षमा ही मांग सकते हैं, और हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि वो मेरे जीवन का आधार थी, वो मेरी सब कुछ थी, और उसको अमरमणि ने छीन लिया तो अब जीने का वैसे भी कोई मकसद बचा ही नहीं है मेरे पास। 9 मई 2003 के बाद हमने सर पे कफन बांध करके लड़ाई की शुरुआत करी थी, और हम आपको बता दें, हम उसी दिन से सोचते हैं कि हम जीवित ही नहीं हैं, हम मधुमिता की जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी अमरमणि जैसे हत्यारे को, जिसपे 33 आपराधिक मुकदमे दर्ज थे, धीरे धीरे उसने खत्म करवाए, फिर भी हम उससे जीत न पाए। निधि जी, मैं आपकी मधुमिता बहुत से हम प्रशंसा क्षमा ही करता हूँ। आप एक बहुत ही बहादुर और बहुत ही अच्छी बहन है, जिन्होंने अपनी लड़ाई लड़ी अपनी बहन की, और पूरी निर्भीकता, बहादुरी के साथ, बिना किसी संसाधन के, आपने हर पार्टी की सरकार से मोर्चा लेते हुए भी इस हत्यारे को सजा कराई थी। मैं आपके दुख को समझ सकता हूँ और आपकी बहन के प्रति आपके कमिटमेंट को भी समझ सकता हूँ। आपका परिवार कैसा है और अब आप लोग इस वक्त क्या सोच रहे हैं, आगे क्या करेंगी आप लोग? आप मुझे सुन पा रही हैं? जी, हम सुन पा रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि मेरी जी बोलें आप, प्लीज बोलें आप। आप माननीय गवर्नर साहब से मेरी ये विनती पहुंचा दीजिए। मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी कुछ नहीं समझ में आ रहा है। विनती पहुंचा दीजिए हमारे कागजों पर एक बार वो निगाह डाल ले कि अमरमणि 12 साल से जेल गया ही नहीं है, उनसे झूठ बोला जा रहा है, उनके सामने गलत रिपोर्टें रखी जा रही है। मेरे पास जो सरकारी कागज हैं, वो एक कागज बयान करते हैं कि सब लोग झूठ बोल रहे हैं, जो आरटीआई से हमने मिले हैं। गवर्नर साहब, माननीय मुख्यमंत्री जी, अमरमणि की रिहाई पर रोक लगा दीजिए। मेरे 20 वर्ष का मैंने संघर्ष किया है, मैंने जीवन में कुछ नहीं किया। आपसे सिर्फ एक चीज मांगते हैं कि अमरमणि की रिहाई पर रोक लगा दीजिए, रोक लगा दीजिए। मेरा पक्ष एक बार आप सुन लीजिए, सिर्फ एक बार हमको सुन लीजिए।
फिर आपको जो सही लगे आप करिए। कम से कम आप हमारी बात तो एक बार सुन लेते, मेरे कागजों पर एक बार तो निगाह डाल लेते। हमने बड़ी मेहनत से वो कागज इकट्ठा किए थे, पर आप लोगों ने मेरे वो कागज नहीं पढ़े। वो सब सरकारी कागज थे। मेरी बहन को इंसाफ दिला दीजिए, कृपया आप इंसाफ दिला दीजिए, मेरी यही प्रार्थना है। और अब हमारे सामने हमें कोई भी नहीं दिखाई पड़ रहा है, सबसे हम प्रार्थना कर रहे हैं। मेरा निवेदन है कि एक बार आप राहुल गांधी जी तक मेरी ये खबर पहुंचा दीजिए कि हमें उनकी मदद की जरूरत है, हमें उनकी मदद की जरूरत है। प्लीज वो मेरी मदद कर दे। हमारी मेरे आगे पीछे कोई भी नहीं है, ना मेरी कोई मदद करने वाला है। मेरी इस लड़ाई में मेरे साथ 2-4 कदम चल ले तो शायद मेरी मरी हुई बहन को इंसाफ मिल जाए। हम किस मुंह से मधुमिता को याद करें, सब कुछ गवा के भी हम उसको इंसाफ ना दिला पाए। आप अपनी सुरक्षा को लेकर भी कुछ आप और आपका परिवार कदम उठा रहा है, क्योंकि आप लोगों पर खतरा है, ये तो सबको पता है। क्योंकि मैंने देखा है ट्रायल के दौरान बहुत बड़े बड़े हाई प्रोफाइल गवाहों को बदलते हुए। तो आप लोग अपना ख्याल ठीक से रख रहे हैं? ख्याल क्या रखेंगे, भगवान भरोसे रह रहे हैं। जहाँ कहीं भी जाते हैं आते हैं, सबको सब जगह आते जाते हैं, भगवान भरोसे चलते हैं। देखिए राजू पाल हत्याकांड में उस गवाह को खुलेआम मार दिया गया। तो सुरक्षा अगर आप लोग थोड़ी बढ़वा दीजिए हमारी तो मेहरबानी होगी। बाकी जो मेरा मेन काम है आप वो करवा दीजिए, इसकी सजा पे रोक, इसकी रिहाई पर रोक लगवा दीजिए। जी नहीं, हम कोशिश करेंगे कि आपकी बात सरकार तक भी पहुंच जाए। और चूंकि ये सार्वजनिक प्लेटफॉर्म है, लाइव टेलीविज़न है, आपकी बात निश्चित तौर पर मैं उम्मीद करता हूं कि गवर्नर मैडम तक ज़रूर पहुंच रही होगी। वो खुद महिला हैं तो आपके दर्द को भी समझेंगी, आपकी बहन के साथ जो कुछ भी हुआ उसको भी समझेंगी। इस लड़ाई में मीडिया ने आपका साथ दिया था ठीक से निधि जी? जी देखिए, हम मीडिया को ईश्वर की तरह मानते हैं। मेरे लिए जो पत्रकार लोग हैं वो मेरे लिए ईश्वर के समान हैं। उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया, मेरी आवाज को पहुंचाया। उनके हम जीवन पर्यंत आभारी रहेंगे। उनके हम जीवन मैं चाहता हूं कि आप थोड़ी देर हमारे साथ रुकें। तो मैं मनीष मिश्रा जी भी मेरे साथ मौजूद हैं। मनीष जी, उस वक्त आपको याद होगा कि दैनिक जागरण के क्राइम डिपार्टमेंट के चीफ रिपोर्टर थे और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा रहे हैं, वो जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बड़बोले बयान जारी कर रहा था अमरमणि त्रिपाठी। मैं चाहता हूं कि आप मनीष मिश्रा जी भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं और आप उनकी बात भी सुने तो हम लोग इस विषय को थोड़ा सा आगे बढ़ा सकेंगे। मनीष जी, मैं आपका बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूं कि आप इस डिबेट में मेरे साथ सम्मिलित हुए हैं। मनीष जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि वो क्या घटनाक्रम था, वो कौन से ऐसे एविडेंस थे जब आपको पहली बार ये लगा कि इस घटना में अमरमणि त्रिपाठी शामिल है? देखिए, जो घटना स्थल से मधुमिता के कमरे से जो भी एविडेंस मिले थे वो चीख चीख के ये गवाही दे रहे थे कि मधुमिता का संबंध एक राज्य मंत्री से था। बसपा सरकार थी, मायावती मुख्यमंत्री थी और उस समय लोकतांत्रिक कांग्रेस के कोटे से मंत्री हुआ करते थे। तो इन मधुमिता के कमरे से जो भी कागजात मिले थे, सिम कार्ड मिले थे, मिसेस AM त्रिपाठी के नाम का एक एयर टिकट मिला था जिसमें उम्र 21 साल लिखी थी, वो सब चीख चीख के गवाही दे रहे थे कि मधुमिता से उनके संबंध थे, नज़दीकियाँ थी। लेकिन अमरमणि उस बात को लगातार नकारने के लिए घटना के एक दिन बाद 9 मई की घटना थी, 10 मई को वो गोरखपुर से चल करके लखनऊ पहुंचे और 11 मई को, जहाँ तक मेरे को याद है, 11 मई को उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी अपने लॉरेंस। तो जब पहली बार आपने अमरमणि त्रिपाठी को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कन्फ्रंट किया था? जी जी बिल्कुल, पहली बार। आपका क्या सवाल थे और उसका क्या आंसर था? पहली बार ही मैं जिंदगी में मिला था। वो चूंकि पॉलिटिकल प्रेस कॉन्फ्रेंस थी लेकिन एक क्राइम के सब्जेक्ट पे थी, जागरण की ओर से मेरे को रिपोर्टिंग के लिए भेजा गया था वहाँ पे जी। मैं जब गया तो उसमें ज़्यादातर सब सीनियर। आप क्राइम रिपोर्टिंग करते थे तब? जी बिल्कुल, मैं दैनिक जागरण उस समय क्राइम रिपोर्टर था। तो क्राइम रिपोर्टर के नाते सिर्फ 2 पत्रकार पहुंचे थे, मैं और एक अमर उजाला के मेरे साथी थे। 2 लोग हम लोग। आनंद सिन्हा जी? जी, आनंद सिन्हा जी। बाकी सब लोग उसमें पॉलिटिकल बैकग्राउंड वाले थे जो पॉलिटिकल रिपोर्टिंग करते थे। तो एक प्रेस नोट लेकर के अमरमणि आए थे जो हमारे किसी कुछ सीनियर साथियों ने तैयार करवाया था कि त्रिपाठी जी आपको सिर्फ इतना बोलना है, इसके अलावा आप कुछ मत बोलिएगा। तो उन्होंने प्रेस नोट पढ़ना शुरू किया कि मेरे को मधुमिता के से रिश्ते जोड़े जा रहे हैं, मैं तो उसको जानता भी नहीं, और जो लोग मेरे उससे रिश्ते जोड़ रहे हैं वो खुद बताएं कि उनके अपने बच्चे किसके हैं,
उनका खुद का टेस्ट ट्यूब बेबी है, दोनों बच्चे उनके टेस्ट ट्यूब बेबी हैं। वो अमर सिंह की ओर इशारा कर रहे थे, दिवंगत सपा नेता। लेकिन उस प्रेस नोट को पढ़ने के बाद किसी पत्रकार की ओर से कोई सवाल नहीं आया। मैं आश्चर्यचकित था कि इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, इतनी बड़ी हत्या, इतना बड़ा हत्याकांड हुआ है, लेकिन एक भी सवाल नहीं आ रहा है। तो आपका पहला सवाल क्या था? मैंने उनसे यही पूछा, हमने कहा त्रिपाठी जी आप मधुमिता को जानते थे कि नहीं जानते थे, सिर्फ इतना बताइए। प्रेस कॉन्फ्रेंस पूछा? जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उनको लगा कि साइड में बैठा हुआ कोई 2 पन्ने के अखबार या छोटे चैनल का कोई आ गया जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस डिजर्व नहीं करता, जैसा वो सोच रहे होंगे। तो उन्होंने पूछा कि आपका परिचय, मैंने बताया मैं फलां संस्थान से हूँ। तो बोलने लगे कि फलाने फलाने फलाने, उन्होंने 4-6 मेरे सीनियर साथियों के नाम गिनाए। हमने कहा सब वही सीनियर्स का नाम लेके आपका दबाव में लिया? जी जी, कि वो सब हैं। हमने कहा हाँ, विनोद शुक्ला जी भी मेरे एडिटर हैं। आप वो सब ठीक है, आप बताइए मधुमिता को जानते थे कि नहीं जानते थे? बोलने लगे कि हाँ मैं जानता था मधुमिता को, मैं जैसे नीरज जी को जानता हूँ, सोम ठाकुर को जानता हूँ, अशोक चक्रधर को जानता हूँ, जो देश के बड़े बड़े। आप जब सवाल जवाब उससे कर रहे थे तो आप कन्विंस्ड थे कि ये शामिल है? देखिए उस समय जो एविडेंस मिले थे वो तो चीख चीख के गवाही दे रहे थे कि मधुमिता से इनके रिश्ते थे। ओके। तो जब मैंने उनसे पूछा कि मधुमिता को जानते थे, वो पहले डिनाई करते रहे, फिर कवियों के नाम जोड़ते हुए कहने लगे कि गोरखपुर के कवि सम्मेलन में आती थी, इस नाते मेरी मुलाकात थी। तो हमने कहा मधुमिता से आपकी आखिरी मुलाकात कब हुई थी? बोलने लगे हाल में नहीं हुई। हमने कहा हाल का मतलब 2-4 दिन, 2-4 महीने, 2-4 साल, हाल का क्या मतलब है? इस बात पे वो एकदम से अग्रेसिव होकर के कहने लगे तुम तो ऐसे पूछ रहे हो जैसे पुलिस वाले हो। हमने त्रिपाठी जी मैं प्रेस नोट लेने नहीं आया था, ये प्रेस नोट रखा है आपका, ये प्रेस नोट आप ऑफिस भिजवा दीजिएगा। ये सवाल आपने क्यों पूछा कि कितने समय पहले मिले थे? भाई वो इस बात को नकार रहे थे कि हाल में नहीं मिला। तो मैंने हाल में उसको जोड़ने के लिए कि 6 महीने 7 महीने की प्रेगनेंसी थी मधुमिता की, तो हमने उस नाते उनसे पूछा था कि 2-4 दिन हाल भी हो सकता है, 2-4-6 महीने भी हाल में हो सकते हैं, 2-4 साल हो सकते हैं। तो इस नाते मैं उनसे जानना चाह रहा था कि कब से आपकी मुलाकात नहीं हुई है। तो उस बात को वो जवाब देने के बजाय मेरे पे एकदम एग्रेसिव होकर के बोले कि तुम तो ऐसे पूछ रहे हो जैसे कि पुलिस वाले हो। तो आप तो अपने मकसद में कामयाब रहे? जी जी। उसके बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो गई, उन्होंने मेरे कंधे पे हाथ रखा, क्या नाम है, लगता है आपको किसी ने मेरे बारे में फीडबैक दे करके भेजा है। मैंने कहा मैं जिंदगी में पहली बार आपसे मिल रहा हूँ, मेरा तो कभी आपसे। आपने अगले दिन क्या खबर छापी? यही छपा था जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी कि उन्होंने सवाल से बचते रहे। जागरण ने जब उनसे पूछा तो उन्होंने इनकार किया और उनसे रिश्ते निकाल दिए। तो सीबीआई को जाने तक आप इस केस को ट्रैक करते रहे? उसके बाद भी ट्रैक उसके बाद हमारे जैसे क्या शुरू हुआ? फिर 3-4 क्राइम रिपोर्ट लखनऊ के उस समय जो अलग अलग मीडिया संस्थान में थे, उन सब ने ठाना था कि इनको दिखाएंगे कि क्राइम रिपोर्टिंग होती क्या है। फिर हम लोग उस केस के पीछे लगातार जुटे रहे, लगातार लगे रहे। 4 दिन तक वो घटनाएं छपी। हालांकि देश भर का मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी उस समय उस घटना को कवर कर रहा था, लेकिन वो थोड़ा सा प्रिंट मीडिया से पीछे रहता था। तो वो जो नहीं, आप लोग जो छापते थे अगले दिन वो टीवी वाले उस पे दौड़ते थे? जी, अगले दिन वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की सुर्खियों में होता था। 4 दिन ये खबरें छपी थी। चौथे 5वें दिन 17 मई टीवी मीडिया की बाद में एंट्री हुई, प्रिंट के बाद? जी इस केस में साथ ही साथ हुई थी, लेकिन वो एक दिन हम लोग से पीछे चलते थे। जो खबरें अखबार में छप जाती थी वो उसको लीड बना करके थोड़ा सा अपना जो भी उनको तड़का लगाना होता था उसको लगा करके वो पेश करते थे। तो इस इन्वेस्टिगेशन आगे कैसे बढ़ा? जब सीबीआई को मिला या ड्यूरिंग? मैं बता रहा हूँ 5 दिन जो हम लोग की रिपोर्टिंग रही, लखनऊ के सभी अखबारों ने उसको कवर किया। तो 5 दिन बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस से 5 दिन मैं जोड़ रहा हूँ, 5 दिन बाद 17 मई को CBCID के आदेश दे दिए मायावती ने कि इस घटना की जांच CBCID करेगी। क्योंकि ये घटना CBCID में जाने का मतलब कि ठंडे बस्ते में जाना। करेक्ट। तो हम लोग ने भी मान लिया कि अब इसमें अमरमणि को सजा नहीं हो सकती, हम लोग की मेहनत बेकार जाएगी। लेकिन मायावती ने उसमें एक शर्त लगाई कि CBCID 1 महीने में जांच पूरी करके रिपोर्ट सबमिट करेगी। तो ये हम लोग के लिए एक टॉनिक का काम किया कि नहीं अभी इसमें जांच 1 महीने चेस किया जा सकता है। जी, हम लोग ने उसमें काउंटडाउन चलाया कि 29 दिन से, 30 दिन से, 18 दिन से, 15 दिन से। इस पूरे 1 महीने के दौरान अमरमणि लगातार मेरे ऑफिस आते रहे, हमारे सीनियर के पास बैठ करके मेरे को बुला करके वहाँ पे पेशी करवाते कि भाई इनको समझो, भाई ये क्यों नाराज हैं। आपको थ्रेट भी थी? थ्रेट तो मैं इनफैक्टली नहीं कहूँगा कि आप सीधे थ्रेट की, लेकिन उनका लहजा वही था, दबाव में लेने की कोशिश उन्होंने भरपूर की। लेकिन हमारे जो भी उस समय वरिष्ठ थे, हमारे संपादक, हमारे न्यूज़ एडिटर, उन्होंने पूरा साथ दिया मेरा।
तो मैं उनसे सिर्फ ये बात कहता था कि आप ये बताइए, मिसेज एम त्रिपाठी 21 साल की कौन है जिनका टिकट आपके मधुमिता के कमरे से मिला है? वो आपके नाम पे सफ़र कर रही थी, आपके विधायक वाला जो उनको पास से पैसे मिलते थे, उससे टिकट मिलते थे, उससे वो ट्रेवल कर रही थी। तो ये मिसेज एम त्रिपाठी 21 साल की कौन है, आप बता दीजिए हमको। तो ये जवाब नहीं दे पाते थे। तो चाबी घुमाते हुए ऐसे ऐसे आते थे, कहते थे मैं मजनू साहब बना दिया है रिपोर्टरों ने हमको। तो ये कॉन्फिडेंस लेवल था उसका। कभी आते हुए कहते हैं नफरत सी हो गई है मोहब्बत के नाम से, ये उनका एटीट्यूड रहता था जिस ऐठन में वो रहते थे। लेकिन भला हो सीबीसीआईडी का, जिन्होंने एक तो महीने 30 दिन में क्या हुआ फिर सीबीसीआईडी ने 17 तारीख को वो रिपोर्ट तैयार कर ली, जिसमें मधुमणि और अमरमणि को प्राइम सस्पेक्ट मानते हुए और वो रिपोर्ट उन्होंने तैयार की। टेक्निकली वो 1 महीना 16 मई को पूरा हो रहा था, 17 मई को 1 महीना 1 दिन हो जाता। लेकिन सीबीसीआईडी ने उस रिपोर्ट को सोचा कि हम अगले दिन पेश करेंगे, 17 को पेश ना करके महेंद्र लाल का उस समय डीजी थे सीबीसीआईडी के, उनके पास ले गए। उनका कुछ और कंसर्न था कि शायद वो नाम निकाल दिया जाए मधुमणि और अमरमणि का, इसीलिए वो उस पर रिपोर्ट पे कन्विंस नहीं हो रहे थे। 17 तारीख को इस कश्मकश में वो रिपोर्ट सीबीसीआईडी दफ्तर में ही रह गई। 18 जून को जी मायावती ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और पूरे सीबीसीआईडी महकमे को सस्पेंड कर दिया। महेंद्र लालका जी भी सस्पेंड हुए थे, साहब राशिद खान सी होते थे, मतलब फेयर इन्वेस्टिगेशन किया इसलिए सस्पेंड हो गए। जी महेंद्र लाल का मतलब उसमें उन्होंने जो टाइम बाउंड दिया था कि 1 महीने में सीबीसीआईडी जांच करके दिन देर कर दी। 1 महीने में इन्होंने जांच पूरी नहीं की, इसलिए पूरा महकमा सस्पेंड होगा और इनको मंत्रिमंडल से बर्खास्त करते हुए 18 जून को सीबीसीआईडी से लेकर के सीबीआई को ये सौंप दिया गया। सीबीआई ने पूरे देश भर में पहली बार एक ऐसा केस था जिसमें मीडिया को अपने साथ रख करके इन्वेस्टिगेशन की थी। आमतौर पे सीबीआई और मीडिया मिलकर इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। जी, आमतौर पे सीबीआई, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई उदाहरण होगा, मेरे को ध्यान नहीं आता। ये केवल इकलौता ऐसा कांड था जिसमें वो मीडिया से फीडबैक ले रहे थे, क्योंकि पहले दिन से जो घटनाक्रम था उसके घर पे जाना, उसमें जो मोबाइल रखे हुए थे उनके सिम निकाल करके हम लोगों ने अपने मोबाइल में डाल करके वो नंबर लिए, फिर उनको चेक करवाया किसके हैं किसके नाम पे हैं, उससे इस्टेब्लिश होता गया। फिर जैसे उसकी बॉडी को एक बार पोस्टमार्टम किया गया, लेकिन आपने प्रेगनेंसी की रिपोर्ट उसमें पूछी ही नहीं, ना उसका सैंपल निकाला। फिर वो बॉडी चली गई। अनिल अग्रवाल एसएसपी होते थे उस समय लखनऊ के, तो उनको ये जब दोबारा बताया गया कि वो प्रेग्नेंट थी और आपने उसका तो सैंपल रखा ही नहीं है, कैसे आप पुष्ट करेंगे? तो रीपोस्टमार्टम हुआ। फिर वो सीतापुर हरगांव शुगर मिल के आसपास तक वो बॉडी पहुंच गई थी। उन्होंने पूरी सिक्योरिटी के साथ उस बॉडी को फिर से लखनऊ बुलवाया, दोबारा पोस्टमार्टम हुआ, सैंपल लिया गया और उसमें डीएनए में इस्टेब्लिश हुआ। मनीष जी मेरे साथ आप जुड़े रहिएगा। ये सीबीआई के इस केस से लेके सजा और अब तक के नेक्स्ट आपको चरण में आपके बाकी विचार लूँगा। मेरे साथ सीबी पांडे साहब मौजूद हैं, फार्मर जज हैं। बहुत शुक्रिया आपका सर, बहुत धन्यवाद। मैं जानना चाहता हूँ सर कि उम्र कैद का मतलब क्या होता है? 10 साल, 16 साल, 20 साल या फिर जब तक जीवित हैं तब तक? देखिए, ये उम्र कैद का मतलब है कि टिल लाइफ। अगर उसका अर्थ जानना चाहेंगे तो उम्र कैद के मतलब जीवन भर। लेकिन उसी में ये गवर्नमेंट ऑफ हर स्टेट ने अपने कानून बना रखे हैं कि रिमिशन का, कि जीवन भर के लिए सज़ा तो है, लेकिन अगर कोई आदमी गुड कंडक्ट है तो उसके एक चार्ट बना रखा है आपके जेल मैनुअल में कि इतना इतना पीरियड छोड़ के उसको उम्र कैद के पीरियड में जो लाइफ भर का पीरियड है उसको प्रिज्यूम किया जाएगा कि इतना साल है। तो देखिए, बड़ा एक मुहावरा चलता है गांव तक है कि उम्र कैद का मतलब 14 साल, लेकिन वो 14 साल नहीं है, वो 14 साल से ज़्यादा भी हो सकता है, 16 साल हो सकता है, 20 साल हो सकता है। वो उसके रिमिशन के पीरियड का जो फॉर्मूला है उसके हिसाब से वो तय करते हैं। लेकिन अब जो सुप्रीम कोर्ट का व्यवस्था है, अब उसमें क्या कर दिया है कि उम्र कैद के लिए उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने ये लिखना शुरू किया है कि उम्र कैद का मतलब जो भी हो, लेकिन ये आदमी 25 साल के पहले नहीं छोड़ा जाएगा। या किस मामले में तो उन्होंने ये भी कहा है कि खास करके पास्को एक्ट में, जिसमें बच्चों के साथ रेप करने का, कि जीवन भर जब तक वो जिंदा रहेंगे सुप्रीम कोर्ट का ये सेटल्ड लॉ है, उसके क्या ये रेट्रोस्पेक्टिव है या पीछे से लागू है? और अगर है तो अमरमणि छूटा कैसे? पर्टिकुलर केस है, नहीं, वो पर्टिकुलर केसेज में कहा है। इस वो जनरल केस तो आज भी वही है आईपीसी में कि उनको आजीवन कारावास, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपनी व्याख्या करके कुछ खास मामलों में वो जजमेंट में ही लिख देते हैं कि 25 साल या 30 साल
या जीवन भर तक, वो जजमेंट में जब तक नहीं लिखे जाए तब तक उनको अभी वही फॉर्मूला चल रहा है जो कि आजीवन में जो रिमिशन मिल जाता है उसके हिसाब से। जी अब उनको अभी क्या हुआ कि जो इस तरह बहुत सारे लोग छूट रहे हैं, जिसमें अमर मणि भी हैं और भी लोग हैं छूटने हुआ। जैसे बिहार में आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि आनंद मोहन भी छूटे, वो भी छोड़ के जी उनको भी मर्डर करके छोड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने इधर, हाँ, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आप रिमिशन के मामले में जो केसेस हैं उसको बहुत जेल में बहुत ज़्यादा कैदी हो गए हैं, तो रिमिशन के मामले में आप कमेटी बना के और निर्णय लीजिए और जिनको अगर छूट मिल रहा है उसको दे दीजिए। तो पूरे देश भर में ये व्यवस्था बड़ी तेजी से इधर साल भर के अंदर ये चली है। और ऐसे रिमिशन वालों पर सर लीगल कम्युनिटी को अब इस बारे में चर्चा करनी चाहिए कि इस तरह का से जो चाहे आनंद मोहन हो या अमर मणि त्रिपाठी हो, इस तरह के केसेस में जब ऐसे मुजरिम आज़ाद घूमते हैं तो समाज में संदेश गलत जाता है। देखिए ये तो लीगल कमिटी, लेकिन पॉलिटिकल लोगों का भी कोई जिम्मेदारी होती है ना, वो तो पब्लिक से अकाउंटेबल है ना, समाज से। लीगल फील्ड के लोग तो समाज से नहीं अकाउंटेबल है, उनका तो काम है कि आप ठीक कह रहे हैं सर। थैंक यू सर, हमारे साथ जुड़े रहिएगा सर, थोड़ा कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। मेरे साथ मोहित पांडे मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं। मोहित जी धन्यवाद आपका। आपने निधि को सुना, किस तरह से फूट फूट कर रो रही थी, किस तरह से दुखी, घबराई और परेशान थी। आपकी सरकार उनकी बात नहीं सुन सकती? गवर्नर मैडम उनसे मिलकर उनकी तकलीफ को सुन नहीं सकती, उनके कागजात देख नहीं सकती? जी ब्रजेश जी, पहले तो मैं आपको बताऊं कि सारी चर्चा मैंने शुरू से पूरी सुनी है। 2003 का पूरा घटनाक्रम, ये लगभग अभी आधे घंटे की इस डिबेट में पूरा बिल्कुल जैसे कि चलचित्र चल जाता है ना, एग्जैक्टली वैसे मेरे दिमाग में पूरा चल गया। और निधि बहन को मैं सुन रहा था अभी, और सच बताऊं कि बहुत भावुकता के साथ मैं अभी इस समय इस मानसिकता में बैठ कर के आपसे डिबेट कर रहा हूं। देखिए, इसमें आपका कहना भी ठीक है। अभी रिटायर्ड जज साहब को भी हमने सुना, निधि बहन को तो सुन ही रहे थे, और मनीष जी जिन्होंने पूरा बताया कि किस प्रकार मीडिया का योगदान उस समय और रहा। अब इसमें एक तो विधिक पहलू है और भावनात्मक पहलू तो है ही। अब इसमें चूंकि आपका ये कहना है कि सरकार, मतलब अभी जो बात निकल के आई कि भाई सरकार क्या सुन नहीं सकती या इस तरीके का, तो आप ये मान के चलिए कि क्राइम के ऊपर जैसा हम बोलते हैं कि ज़ीरो टॉलरेंस की नीति पर हमारी सरकार काम करती है, करती रहेगी। और हाँ, ये बात भी ठीक है कि किसी भी घटना के या किसी भी ये रिहाई जैसे हुई ऐसी का अगर उदाहरण लें, आप रूलिंग तो पार्टी से जुड़े हुए हैं, ये आपका नैतिक कर्तव्य है, ये सामाजिक कर्तव्य है कि आप निधि शुक्ला की बात सरकार तक पहुंचाएं और गवर्नर से उनकी मुलाकात की व्यवस्था कराएं। ये समाज सबका है, आपका भी है, हमारा भी है, निधि का भी है। आप जिम्मेदारी से नहीं निकल सकते, और ये आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि उनके कागजात देखे जाएं, उनकी तकलीफ सुनी जाए। अब ये पहली बार ये बात देखिए हम लोगों के सामने आई है। निधि जी ने सीधे अभी बोला है टीवी पर, अभी सीधे बात आई है, और यकीन मान के चलिए संवेदनशील सरकार हैं हम लोग, संवेदनशील पार्टी हैं। अन्याय तो किसी के साथ नहीं होगा, इसका मैं वायदा करता हूं। अब हमको थोड़ा विधिक पहलू ये समझना चाहिए, और अभी रिटायर्ड जज साहब ने भी बताया कि आजीवन कारावास से दंडित सिद्ध दोष बंदियों की समय पूर्व रिहाई की स्थायी नीति है सन 2018। सर कवर अप ना करें इसको, और सही है या गलत है। हाल ही में आप निधि शुक्ला के सरकार से मुलाकात और गवर्नर से मीटिंग के बारे में जरूर बात करें। इसके बारे में हम इसके विधिक मसले पे चर्चा ही नहीं करते। सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया, आज रोका तो नहीं रिहाई। आप किसी की बात तो सुन सकते हैं ना। हाँ, वही मैं कह रहा हूं। नहीं ब्रजेश जी, बात सुन रहे हैं, बात समझ रहे हैं, और उसके बाद जो करना चाहिए एक संवेदनशील पार्टी को और सरकार को, वो करेंगे। इसका मैंने बोल भी दिया। बहुत शुक्रिया आपका मोहित जी, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। लेकिन डिबेट में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और हमारे साथ इस वक्त प्रदीप सिंह मौजूद हैं, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। अमर मणि तो आजाद हो गया प्रदीप,
नहीं ब्रजेश जी, देखिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने साफ और स्पष्ट का सब कुछ ये देख रहे हैं। ये देख रहे हैं कि बीआरडी मेडिकल कॉलेज में वार्ड नंबर 16 में श्री अमरमणि त्रिपाठी जी कितने सालों से, और ऐसी अमरमणि त्रिपाठी जी, अरे सुन तो लीजिए, इनके लिए कह रहा हूँ मैं जो इस तरह की बातें कर रहे हैं कि वो कितनी कौन सी बीमारी थी, उस सलूट है उन डॉक्टरों को जो विगत 12 वर्षों से उनका इलाज करते रहे और वो जो डिस्चार्ज नहीं हो पाई, उनकी बीमारी ठीक नहीं हो पाई, नंबर 1। और इतनी गंभीर बीमारी थी, 12 वर्षों तक उनको जिंदा रखा उन्होंने, उन डॉक्टरों को भी सलूट है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि ये बार बार ये बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी, आप जरा बताइए, आप जिस जनपद से आते हैं उस जनपद में ही ये महोदय वहां पर मौजूद थे, और आज वो कोई महोदय नहीं है, वो मुजरिम है, सजा याफ्ता है। हाँ बिल्कुल, कोई महोदय नहीं, वहां पे मौजूद है। अपनी बात बदलिए आप। नहीं, निश्चित बदल रहे हैं हम। इनका भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता पे कटाक्ष कर रहे हैं, हम उनको महोदय कतई नहीं कर सकते, किसी कीमत पे नहीं कर सकते। एक अपराधी का सम्मान, अपराधी का नहीं, आप तो कुलदीप सेंगर का भी सम्मान करते हैं, आप तो कुलदीप सेंगर का भी सम्मान करते हैं, अपनी बात सेंगर का भी सम्मान करते हैं, और आप जैसी सरकार जो विधानसभा आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि दोबारा जेल में डाला जाए? निश्चित, ऐसे अपराधी को समाज में रहने का अधिकार ही नहीं है। 2012 से जेल ही नहीं गया, वही मैं कह रहा हूँ, वही मैं कह रहा हूँ कि लगातार आप बताइए, मेडिकल कॉलेज के वार्ड नंबर 16। शुक्रिया प्रदीप जी, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। उत्तर प्रदेश के जाने माने राजनीतिक मामलों के पत्रकार ब्रजेश शुक्ला जी भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। ब्रजेश जी धन्यवाद। मुझे याद है इस घटना ने उत्तर प्रदेश की राजनीति को बिल्कुल झकझोर कर हिला कर रख डाला था। आपको क्या याद है इस घटनाक्रम में जो आप दर्शकों के साथ साझा करना चाहते हैं? देखिए ब्रजेश जी, इसने बहुत सभी राजनीतिक दलों के चरित्र को भी खोल दिया था। केवल यही नहीं हुआ था, आप समझ लीजिए किस तरह बचाने का प्रयास किया गया, किस ढंग से सारे लोग, जितने लोग थे राजनीति में, जितने लोग थे, वो सब एकजुट होकर के अमरमणि किसी तरह न फंसने पाए, ये सारे प्रयास करते रहे। और अमरमणि अब बाहर निकलकर बाकायदे दबाव बना रहे थे मीडिया पर। मुझे याद है कि मैं रात को घर आया था और उन्होंने मुझको फोन किया, तो कहा साहब, तब आप हिंदुस्तान में थे शायद? नहीं, हिंदुस्तान अखबार में थे? नहीं, मैं हिंदुस्तान में आ गया था। हाँ, हिंदुस्तान में था। नहीं, मैं आपकी खबरें पढ़ा था इसलिए मुझे याद है। हाँ, हिंदुस्तान में था, लेकिन उनका, और मनीष जी जागरण में थे। हाँ, हिंदुस्तान पर भी उनका दबाव था मेरे ऊपर, और कुछ कारणों से दैनिक जागरण पर भी उनका वो था कि साहब मनीष से कहिए वो क्या कर रहे हैं, और ये रोकिए, और तमाशाबाजी नहीं कर सकती ज्यादा, ये वो। तो उनको खुली छूट थी, पूरा प्रशासन सारा कुछ लगा हुआ था। और आप उस क्षण को याद कीजिए कि जब मायावती की सरकार बनी, तब ये सबसे पहले जाने वालों में राजभवन यही थे। और उसके बाद जो ही मुलायम सिंह की सरकार आई, उसके बाद सबसे पहले जो 7 लोग पहुंचे थे उसमें यही थे। तो सबसे पहले कूद के जाने वालों में थे। एग्जैक्टली, सबसे पहले ये गए, और जब इन्होंने निष्ठाएं निभाई तो लोग और भी लोग निष्ठा निभा रहे थे, जो लोग थे। और सब खुला केस था, इसमें क्या था, इसमें कोई ऐसा नहीं था। पहले दिन से मालूम हो गया था कि साहब ये जो है इसका कारण क्या है। और जो इनकी बहन है निधि, ये लगातार कह रही थी, ये ऐसा घटनाक्रम था जिसने उत्तर प्रदेश की राजनीति में हर बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के चेहरे से नकाब खींच लिया। ये वही दौर था जब अपराधियों ने राजनीति पर कब्जा कर रखा था। नहीं, अपराधियों ने कब कब्जा कर रखा था, और आप कल्पना नहीं कर सकते ब्रजेश जी। मुझे याद है कि कैसे बिल्कुल साफ केस को केवल इनको अलग करके बाकी इधर पकड़ो उधर पकड़ा जा रही है, और जांच हो रही है। अब जांच में सरकार क्या कर सकती है, और जो अधिकारी उधर बढ़ने का प्रयास करता उसको हटाया गया, उसको जांच से हटा दिया, उसको आगे नहीं बढ़ने दिया। और ये जो है बाकायदे सारे लोग, आप अंदाज लगाइए क्या इनके चरित्र के बारे में। ये जो है जब बीजेपी सरकार में मंत्री थे तो इन्होंने अपहरण किया एक उद्योगपति के लड़के का बस्ती से, मंत्री रहते किया। हाँ, मंत्री रहते किया। और जब पकड़े गए अपराधी, तो जो अपराधियों की जब ठुकाई पिटाई हुई, तो उन्होंने बताया कि लड़का रखा गया था इनके घर में, सरकारी बदले में। तब शायद राजनाथ सिंह की सरकार रही होगी, बीजेपी। हाँ, राजनाथ सिंह जी की सरकार थी।
तब राजनाथ सिंह जी को जब उन्होंने बुलाया सारे अधिकारियों को, कहा साहब यही बताया क्या, कहा हाँ जी उन्हीं के, तब ये बर्खास्त किए गए थे। लेकिन उसके बाद क्योंकि ये तो मैं मंत्री रहते अपहरण कराए, मंत्री रहते बलात्कार करे और मंत्री रहते हत्या करे, कितना डेडली रहा। मैं तो अप्रिशिएट करता हूँ आप लोग कितनी बहादुरी से उस समय पत्रकारिता किए होंगे। नहीं एक ब्रजेश जी और बात बताता हूँ, श्री प्रकाश शुक्ला को बाकायदे संरक्षण देते थे और जिस समय इनके ही मुख्यमंत्री में खतरा था तो ये बाकायदे घर बुला करके उसको संरक्षण दे रहे थे। तब कल्याण सिंह ने इनको बुलाया, कहा ऐसा है एक सूचना है, बहुत ज्यादा उड़ने की कोशिश मत करो तुम। जब उन पर खुद उसने धमकी दे दी थी शिवराज ने, तो इन्होंने क्या नहीं किया। वास्तव में वो दौर था जब अपराधियों के पवारा थे, हर जगह बिल्कुल उनकी जय जयकार थी। सर हम लोग, आप लोग तो सीनियर थे, हम लोग तो जूनियर रिपोर्टर, तो मैं तो देखता था अपराधियों ने सत्ता पर कब्जा कर लिए थे, मिनिस्टर कई पद पे थे और पूरी मतलब जितने बड़े बड़े बदमाश उतने बड़े बड़े मंत्री। एक समझ लीजिए, एक इनके कहने से ट्रांसफर नहीं हुआ, मैं बता रहा हूं आपको। तो ये रिक्शा में बैठ गए, ये बैठे, सिराज मेहदी भी बैठे थे उसमें रिक्शा में, और रिक्शा घुमाते घूमे रिक्शा में, अब इनके सुरक्षाकर्मी पीछे दौड़े, ये रिक्शा में बैठे, इस तरह विरोध अपनी बात मनवाने के लिए। जी ब्लैकमेलिंग भी बहुत चलती थी, करेक्ट बात है जी। हमारे साथ जुड़े रहिएगा, वीरेंद्र जी भी आ गए हैं डिबेट में। वीरेंद्र जी, अचानक से रिहाई का आदेश अमरमणि के, ये बात समझ में नहीं है। ब्रजेश जी, जिस देश में 500 रुपया से लेके 5000 रुपया तक जुर्माना भरना न पाने की स्थिति में लोग पूरे जीवन जेल में काट रहे हों, उस देश में हत्या जैसे तमाम गंभीर अपराध, लूट अपहरण वाले अपराधियों को रिहाई मिल रही है, ये अपने आप में बहुत बड़ा आश्चर्य है। और ये इस बात की सच्चाई भी है कि हम किस तरह से जी रहे हैं। तमाम कैदी जेलों में सड़ रहे हैं, बाहुबली और रसूखदार लोग अस्पतालों में बिस्तरों पर आराम कर रहे हैं। क्या कानून सबके लिए बराबर है? यहाँ एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है, क्योंकि कोई 10 रुपया जुर्माना भर न पाने कारण जेल में सालों से बंद है और कोई करोड़ों अरबों खर्च करके अस्पताल में बैठकर मौज कर रहा है। बड़ी स्थिति खराब है। आज जिस निष्पक्षता की बात होती रही है, उस निष्पक्षता पर तमाम सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। एक बाहुबली, अपराधी, माफिया, और ऐसा नहीं है, सभी दलों में वो रहा, कांग्रेस में भी रहा, भाजपा में भी रहा, बसपा में भी रहा। सब दलों ने उसको हाथों हाथ लिया क्योंकि वो विधायक था, उससे सरकार बनती थी उस समय। लोग कह रहे हैं साहब अच्छे बर्ताव की वजह से उनको छोड़ दिया गया। अरे जब जेल में नहीं रहे तो बर्ताव अच्छा और बुरा क्या? जब 10-10 साल 12-12 साल अस्पताल में रहा तो बर्ताव आप अगर बीआरडी मेडिकल कॉलेज और राम मनोहर लोहिया मेडिकल कॉलेज में एडमिट हुए का बर्ताव अच्छा मानत हो, तो इस देश में सब कैदियों को लाके वहीं भर्ती कर दिया जाए और अच्छे बर्ताव का आधार पे छोड़ दिया जाए। ये तो गजब व्यवस्था चल रही है। ऐसे आदेशों का तो अभिनंदन होना भी चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। ब्रजेश जी, बहुत सारी चीजें हैं इस देश में, लेकिन अतीत में थोड़ा ले चलूंगा कि ये वो मामला है, हम लोगों ने सुना है कि पति पत्नी और वो उसी तरह के सनसनीखेज मामला जो पिक्चरों में आप सुनते रहे हैं। और पेपर मिल कॉलोनी में मधुमिता की गोली मारकर हत्या की गई थी 2003 में जी। और उस दिन के बाद उस दिन वो बहुत मीडिया में छाया रहा। प्रदेश में लगभग जो लोग ये सुन रहे हैं बात, सब लोग जानते होंगे, लेकिन कम लोग ये जानते हैं कि अमरमणि सियासत में आने से पहले एक गुंडा था, उसके ऊपर हत्या और लूट जैसे तमाम मुकदमे दर्ज थे, और कांग्रेस से उसने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। उस समय हरिशंकर तिवारी बहुत बड़ा अपराध जगत में एक नाम हुआ करते थे और लोकतांत्रिक कांग्रेस के बड़े नेता वो बने, वो उनका चेला था। वो अमरमणि उनको अपना राजनीतिक गुरु मानता था। सबसे पहले 96 में कांग्रेस के टिकट पर अमरमणि विधायक बने महाराजगंज के नौतनवा से जी। 4 बार वो एमएलए रहा, और जब जब एमएलए रहा सबको उसकी जरूरत पड़ती रही। बड़ा आप देखिए, दुर्भाग्य देखिए, 97 में वो मंत्री बना दिया गया कल्याण सिंह की सरकार में,
और 2003 में जब मायावती की सरकार गिराई तब मुलायम सिंह ने उसको कैबिनेट मंत्री बनाया और उसी के बाद मधुमिता हत्याकांड हुआ था। जी वीरेंद्र जी। तो ये जो भूचाल उसकी ज़िंदगी में आया मधुमिता की हत्या के बाद आया और डीएनए टेस्ट में ये बात साबित हुई कि बच्चे का पिता अमरमणि है। लेकिन वक्त ने देखिए कैसे करवट बदली। देश में प्रदेश में ब्राह्मण राजनीति के लिए आज अमरमणि त्रिपाठी रिहा हो गए। वो जो आदमी जेल में बैठकर अपने बेटे को विधायक का चुनाव जितवा सकता है, वो जेल के बाहर आकर तो फिर पता नहीं क्या क्या करेगा, आगे कितना चुनाव जीतेगा। ब्रजेश जी, आज एक जानकारी ये आई है कि अमरमणि ने कहा है कि वो बीमार हैं, इसलिए रिहाई के बावजूद आज अस्पताल से डिस्चार्ज नहीं होंगे। तो ये जो शोरगुल मच रहा है, कहीं कोर्ट में फैसला पलट न जाए कहीं किरकिरी से, तो ये सब दिखाने ऐसी कौन सी बीमारी थी कि जैसे रिहाई का आर्डर आया बीमारी ठीक? हाँ, इसलिए भी बचना है, इसलिए ये चीजें की जा रही हैं। जी वीरेंद्र जी। लेकिन हर अदालत से बड़ी एक ऊपर वाले की अदालत है। बहुत बढ़िया बात। जिसे हम जवाब नहीं दे पाते उसे वहां से जवाब मिलता है, वहां से इंसाफ मिलता है। कहते हैं कि जिसे हम जवाब नहीं देते उसे रब जवाब देता है, और जब वो जवाब देता है तो फिर वो लाजवाब देता है। तो वो देगा, वक्त आएगा। मैं निधि को सुन रहा था, इंसाफ मिलता है और मिलेगा भी। सुनिएगा, जिसने लोगों का जीना हराम किया उसके लिए क्या लिखते हैं लोग कि हर किसी के कृत्य का फैसला यहीं पर होना है, और जितना जिसे रुलाओगे तुम खुद भी उतना तुम्हें रोना है, और जो डर पैदा किया था तुमने दूसरों की जिंदगानी में, उसी डर के साथ तुम्हें भी रात दिन जीना और मरना है। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। बहनों भाइयों, इस परिचर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मनीष मिश्रा मेरे साथ मौजूद हैं। तब दैनिक जागरण के चीफ क्राइम रिपोर्टर हुआ करते थे और इस इन्वेस्टिगेशन के एक एक पहलू से वाकिफ़ हैं। मनीष जी, गो अहेड, आप आगे बताएं कि फिर क्या हुआ, और आपके पास 3.5 मिनट का समय है सर। जी, तो मैं जैसा चाहूँगा कि इस अवधि में आप इस इन्वेस्टिगेशन को समरी करें, बताएं। बिल्कुल। तो मैं बता रहा था कि जैसे सीबीसीआईडी ने 1 महीने में जांच अपनी कंप्लीट नहीं की, और 18 जून को सीबीसीआईडी के से तफ्तीश को लेकर के सीबीआई को ट्रांसफ़र किया गया, और साथ ही इनको मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया गया। सीबीसीआईडी की इंक्वायरी के दौरान ये सस्पेंड थे, लेकिन सीबीआई इंक्वायरी में सीबीआई जांच शुरू होने के साथ ही इनको मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया गया था। सीबीआई ने जैसे इसकी तफ्तीश शुरू की, उन्होंने सबसे पहले मीडिया के सारे पत्रकारों जिन्होंने उस घटना को घटनास्थल पर जाके कवर किया था, उनसे फीडबैक लिया, और सब कुछ उनकी केस डायरी में बाकायदा उसमें दर्ज है। इस 1 महीने के दौरान अमरमणि ने उस तफ्तीश को डाइवर्ट करने की कई बार कोशिश की। जैसे एक आईआईटी का लड़का था, उससे उसकी शादी का एक प्रपंच इन्होंने ड्रामा रचवा दिया, फेक स्टोरीज प्लांट की मीडिया में। एक पंडित मीडिया को भी के ले आए, सेक्शन में एक पंडित को भी ले आए कि इसने इसकी शादी कराई थी। सीबीआई जांच में वो तथ्य फर्जी निकले। एक लड़का इनके साथ मधुमिता के साथ किसी यात्रा में, ट्रेन की एक यात्रा में, दुबई का एक लड़का उनसे मिला था, जिसने दुबई जाने के बाद मधुमिता को कॉल कर ली थी। तो वो उसके कॉल डिटेल को निकलवा करके दिखा रहे थे अमरमणि कि इसके संबंध उस लड़के से भी थे, उसने हत्या करवाई हो सकती है। उसके मतलब इस तरीके से उसको इस्टेब्लिश कर रहे थे कि इनका कोई लेना देना नहीं, बाकी सबने उसको मारा होगा। तो जब सीबीआई ने इन सारे पहलुओं को जांच की, उन सब में वो सब तथ्य झूठे पाए गए। 4 महीने की इन्वेस्टिगेशन के बाद इन्होंने उसको अरेस्ट किया था सीबीआई ने, इसी लॉरेंस टेरेस वाले मकान से उनको लखनऊ से अरेस्ट किया था जी, और डालीबाग वाले गेस्ट हाउस में ले गए। हम लोग की मंशा, हम लोग की जो ख्वाहिश थी कि एक हत्यारा, एक पेशेवर मुलजिम, नेता होने के बावजूद, इतने बड़े मंत्री पद पे होने के बाद अगर वो हत्या कराता है तो इसको सजा मिलनी चाहिए, शिक्षकों के पीछे इसको खड़ा होना चाहिए। सीबीआई वाले इसको लेकर के डालीबाग स्थित वीआईपी गेस्ट हाउस ले गए थे। तो आप लोग भी वहाँ गए? जी, हम लोग रात में पहुंचे थे। तो वहाँ क्या देखा आपने? मैंने यही कहा कि हमने कहा इसको यहाँ ले आए, आप अगर थाने में रखते, हवालात में रखते तो हम लोग को फ़ोटो कराते, उसको बातचीत करते तो थोड़ा सा बेहतर फील करते, और जो बाकी लोग हैं गुनाह करने से डरते, लेकिन उसको आप लोग गेस्ट हाउस में ले करके आए हो। कहे नहीं, आप एक बार जा कर के देखो। सीबीआई चूँकि पत्रकारों से उस समय फेमिलियर हो चुकी थी पूरे इन्वेस्टिगेशन के दौरान, तो उन्होंने कहा कि आप कमरे में जाके एक बार हमको पूछते हुए चले जाना, पांडे जी बालाजी किधर हैं। तो मैं जैसे ही कमरे में गया, देखा कमरे में
वैसे तो कारपेट पड़ी रहती है, बेड लगा होता है, एसी लगा होता है, वीआईपी गेस्ट हाउस के जैसे कमरे होते हैं। मैंने देखा, कमरा खोला तो कारपेट भी नहीं थी उसमें, बेड भी बाहर निकला था, एसी भी बाहर निकला हुआ था। एक कंबल ज़मीन पे चादर के रूप में अमरमणि बिछा करके दूसरे से वो सर ढक करके से लेटे हुए थे। तो एक कंबल बिछा के अमरमणि बैठा हुआ था और एक कंबल लिया हुआ था। दूसरे से उसने मुंह ढका हुआ था। तो जैसे ही मैं घुसा तो उनका पहला शब्द था, अरे हम ही को देखे आए हो ना, देखो बहुत मस्त है हम। उसको ये मालूम था कि हमको जो है देखने के लिए इनको भेजा गया है। ओके। तो वो एक तरीके से हमसे पर्सनल राइवलरी मानने लगे अमरमणि। और उसके जब चेहरे पे कोई खौफ देखा था आपने? उस समय तक तो नहीं था, लेकिन जेल जाने के बाद फिर इसने बकायदा जेल से फ़ोन करता था कि पंडित जी आप ही की वजह से जेल में हूँ। तो हमको लगता था जब ये छूटेगा तो हमारी भी लाइफ को ना थ्रेट हो जाए। वो एक दौर था, कई महीनों तक देहरादून जेल चला गया, तब तक ये वहाँ से फ़ोन करता रहा। लेकिन चूंकि उसको सज़ा हो गई, उसके बाद मैंने भी मतलब चैन की सांस ली थी कि चलिए अब इसको सज़ा हो गई। लेकिन आप उसके रुतबे का आप अंदाज़ा लगाइए। एक मंत्री रहने के बाद वो जेल गया था, समाजवादी पार्टी ने उसको अपने साथ सदस्यता दिला करके उसको 2007 में विधायकी का टिकट दिया। वो जेल से वीडियो जारी करता था। अब जेल में मोबाइल कहाँ से आ रहे हैं, कौन रिकॉर्डिंग कर रहा है, आपको जेल में परमिशन तो होती नहीं है। लेकिन वो बाकायदा जेल से वीडियो जारी करके अपील करते थे नौतनवा की जनता से। यही उन्होंने अपने बेटे को जब 2012 वाला चुनाव लड़वाया तब वीडियो जारी किए। लेकिन वो चुनाव अमरमणि हार गए थे। 17 वाला वो जीते, 17 वाला वो 17 से 22 तक विधायक रहे, 22 में वो फिर हार गए अमरमणि। लेकिन वो जेल से बाकायदा अपनी जेल में, चूंकि जो कभी तो ये पेशेवर अपराधी है और दूसरा इसका कुछ तो पॉलिटिकल कनेक्शन मजबूत है सभी पार्टी। जैसा अभी वीरेंद्र जी बता रहे थे कि सारी राजनीतिक दलों से इनका संबंध ठीक रहे हैं। तो कांग्रेस इसको जनता पब्लिक क्यों वोट करती है? जनता को जब भी कोई भी बाहुबली आप देखेंगे तो वो अपने क्षेत्र में काम कराने में बहुत सक्षम होता है। आप अभी किसी एक बस्ती के छोटे से विधायक को पकड़ लीजिए, उससे कह दिए कि 4 लाइट लगनी है, एक ट्रांसफार्मर लगना है, वो महीनों तक नहीं लगवा पाएगा। ये एक बार में लगवा अमरमणि जैसे और जो बाहुबली हैं, ये एक फ़ोन करते हैं, बिजली विभाग का चीफ इंजीनियर खुद ही अपनी गाड़ी में कहिए ट्रांसफार्मर लेकर के लाद करके पहुंच मनीष जी, मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अपने बाकी मेहमानों का भी शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने अपनी अपनी तथ्य और तर्क शेयर किए। बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद इस पर चर्चा को देखने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। और बहनों भाइयों, आप सबका भी धन्यवाद कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। नमस्कार।